अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर दुश्मन-ए-जान नावल के साथ, जिसकी राइटर हैं फ़ातिमा शाहिद और ये इसकी 17th एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। सुबह की आज़ानें फ़िज़ा में गूंजने लगीं। हल्की-हल्की रोशनी ने आसमान के दामन को छूना शुरू किया तो शहसवार की गाड़ी डेरा गाज़ी खान की एक सुनसान रास्ते पर दाखिल हुई। वो आज बरसों बाद अपने आबाई इलाके लौट आया था, वही शहर जहाँ उसके बचपन की धूल, माँ की दुआएं, बाप की खामोश नाराज़गी बिखरी हुई थी। 1 घंटे बाद गाड़ी एक अजीम शान मगर पुरानी हवेली के सामने आकर रुकी। वक्त जैसे थम गया। शहसवार गाड़ी से उतरा और बस दरवाजे के सामने खड़ा रह गया। निगाहें इमारत पर जमी थी। चांदनी चेहरे पर बिखरी हुई थी और सुबह की ठंडी हवा में आम का तर होता खुशबू महक रहा था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। शहसवार ने कुछ फासले से आवाज़ दी। हानम बेगम के हाथ वहीं रुक गए। आवाज़ ने दिल का दरवाज़ा खटखटाया, जिसे बरसों से साफ उसकी आहट का इंतज़ार था। वालेकुम अस्सलाम। उनके लब लरज़ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम आ गए हो। कर ले यकीन, मैं आ गया हूँ हमेशा के लिए। शहसवार आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और कहा। वो माँ से लिपट गया। एक बेटे की सारी थकन, सारी अना, सारी खाली शामें उस एक लम्हे में ख़त्म हो गई। वो हवेली जिसे उसने कभी ख्वाबों के बदले छोड़ा था, आज फिर उसे पनाह देने को तैयार खड़ी थी। सर अंदर चले, जमाल ने आहिस्तगी से याद दिलाया। सामने गार्ड्स दरवाज़ा खोल चुका था, लेकिन शहसवार की नज़रें दरवाजे के उस पार माजी के किसी दर को खोल रही थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ, सामने सहन में बैठी हानम बेगम हाथ में शीशे का मर्तबान लिए अचार डालने में मसरूफ़ थी। बहुत सताया तुमने सवार। हानम बेगम ने उसका माथा चूमते हुए कहा। आवाज़ में शिकायत कम, ममता ज़्यादा थी। इसीलिए शायद आज मुझे बहुत सताया जा रहा है। अम्मी, मैंने वालदैन का दिल दुखाया था ना? शहसवार ने सर झुकाकर नरमी से कहा। अल्लाह करे तुम्हें कभी कोई परेशानी न सताए, बस। उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा किया। आकर बैठो। शहसवार बैठते हुए दाएं बाएं निगाह दौड़ाता रहा। इसी हवेली के दीवारों पर उसके बचपन की चीखें थी, बाप की खामोशी सख्त थी और माँ की धीमी मुस्कुराहटें। अबू कहाँ हैं? एक पल को दिल कांप सा गया। माँ ने तो माफ़ कर दिया, क्या बाप भी कर देगा? वो मवेशी मंडी गए हैं, बस कुछ देर में आ जाएंगे। तुम बताओ, नाश्ता करोगे? नहीं अम्मी, थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूँगा। वो आंखों पर हाथ रखकर पीछे हुआ। जमाल के लिए नीचे वाला कमरा तैयार करवा दें। आज रात वो यहीं रुकेगा, कल चला जाएगा। ठीक है, मैं कह देती हूँ, तुम जाओ, थोड़ा आराम करो बेटा। जब औलाद तकलीफ़ में होती है तो उसे बस माँ बाप चाहिए होते हैं। हानम बेगम जानती थी, असल वजह जमाल सब बता चुका था उन्हें। यह हानम बेगम थी, जिनकी शख्सियत इल्म वक़ार और माँ की नरमी का हसीन इम्तिजाज थी। तालीम याफ्ता, बुर्दबार, मगर बेटे के लिए तड़पती माँ। उनकी शादी शाहनवाज मलिक से हुई थी, एक वज़ेदार, खुददार आदमी जिन्हें सियासत से सख्त नफ़रत थी। शहसवार को जब सियासत का शौक़ हुआ तो वो बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकल गया, लेकिन शाहनवाज ने एक शर्त रखी थी, अगर लौटना है तो सियासत छोड़ कर आना। आज शहसवार उसी वादे को पूरा करके अपने गुरूर, अपनी सियासत, अपना शहर सब छोड़कर बस माँ बाप की दहलीज पर लौट आया था। हवेली में सुबह के 10 बजे थे, मगर अंदर एक खामोश बेचैनी से फैली हुई थी। याह्या खान अपने कमरे में तकिए से टेक लगाए बैठे थे। हाथ में चश्मा पकड़ा हुआ था, आंखों में बेहद थकन, जैसे कई रातों से नींद उनसे रूठ गई हो। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, याह्या खान ने सर्द लहजे में कहा। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और मूसा अंदर आया। कदम नाक तोड़ कर रख रहा था, जैसे जानता हो जो कहने जा रहा हो वो ज़मीन हिला देगा। आपसे ज़रूरी बात करनी है। मूसा कुर्सी खींचकर बैठते ही बोला। कहो, याह्या खान ने संजीदगी से कहा। आपने रोमा और मरहा की शादी के बारे में क्या सोचा है? रोमा की शादी तुमसे होनी है और मरहा की भी हम जल्द कर देंगे, याह्या खान ने बगैर तासुर के जवाब दिया। मूसा की नज़रें सीधी उनकी आंखों में थी। रोमा की शादी मुझसे कैसे हो सकती? मेरा निकाह हो चुका है और आप ये जानते हैं। वो निकाह दुश्मनी में किया गया था, जज्बात में नहीं। अब तलाक दे दो और आगे बढ़ो।
वैसे भी शहसवार की वजह से मामला ठीक हो गया है। यहया खान एक लम्हे को खामोश हुए, फिर तल्खी से बोले। मूसा की आवाज़ में खराश थी। वो मेरी बीवी है, निकाह जैसा भी हो, एक बार हो गया तो उसका एहतराम मेरा फ़र्ज़ है। यहया खान का लहजा बुलंद हुआ। जिस दिन उसे सच पता चला कि तुम उसके बाप के कातिल हो, सबसे पहले तुम्हें गोली मारेगी। मूसा कुर्सी से उठा, अब उसका ज़ब्त जवाब दे रहा था। मेरी फ़िक्र छोड़े, अपनी बेटियों की फ़िक्र करे जिनकी इज्जत हाथ से जा रही है। यहया खान एकदम उठ खड़े हुए। क्या बकवास कर रहे हो? रोमा को बुलाएं, मैं बताता हूँ वो कहाँ जाती है और किससे मिलती है। कॉलेज के नाम पर आशिकी कर रही है। यहया खान ने गुस्से से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। रोमा! किचन में खड़ी रोमा के हाथ से चम्मच गिर गया। दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक गई। उसने पत्ती डालने के लिए रखा हुआ बर्तन बंद किया और दौड़ती हुई बाप के कमरे में आई। जी बाबा, आपने बुलाया? तुम कॉलेज के बहाने कहाँ जाती हो? कहीं नहीं बाबा, सीधा कॉलेज जाती हूँ। रोमा की आवाज़ कांप रही थी। तो फिर फरदान के साथ कैफ़े में बैठकर इलेक्शन डिस्कस कर रही थी। मूसा उसकी तरफ मुड़ कर बोला। रोमा का रंग जर्द हो गया। बाबा, मैं उसे नहीं जानती। इसका फ़ोन मंगवाएं, अभी पता चल जाएगा। मूसा उसकी उड़ती रंगत देखकर हंस कर बोला। मरहा! यहया खान की आवाज़ गरजी। इसका फ़ोन लाओ। मरहा थर थर कांपती हुई अंदर गई, फ़ोन लेकर आई। मूसा ने सख्ती से रोमा की उंगली फिंगर पर रखी। फ़ोन अनलॉक हुआ। मूसा ने कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। अरे वाह, नई नई बीवी ने आज खुद फ़ोन कर लिया। ये जुमला गोया ज़िलज़ला था। पूरा कमरा थरथरा गया, दीवारें गवाह बन गई। यहया खान ने झपट कर फ़ोन छीना और दीवार पर दे मारा। नई नई बीवी क्यों कहा उसने? बाबा, मेरी बात सुनिए। मैं नई नई बीवी क्यों कहा उसने? यहया खान का चेहरा लाल, आंखों में खून उतर आया। अगले ही लम्हे रोमा के गाल पर थप्पड़ पड़ा। वो नीचे गिर गई। यहया, मेरी बेटी! माँ जभी कमरे में भागती हुई दाखिल हुई, मगर रोक न सकी। यहया खान ने बालों से खींचकर उसे उठाया, पास पड़ी टेबल उस पर दे मारी। रोमा की चीख फिजा को चीरती चली गई। जवाब दो मुझे, क्यों उसने बीवी बोला? यहया साहब उसके चेहरे पर थप्पड़ दर थप्पड़ मार रहे थे। हमने निकाह कर लिया है, रोमा ने बमुश्किल कहा। आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। यहया खान का बदन कांपने लगा। उसने एक के बाद एक लात और घून से बरसा दिए। बाबा प्लीज़, आप ही मर जाएगी। मरहा आगे बढ़ी, रोकती रही। खबरदार, कोई नज़दीक आया तो जान से मार दूंगा। आपके लिए मूसा का निकाह काबिल कबूल था क्योंकि वो आपका फ़ैसला था, और मेरा निकाह काबिल कबूल नहीं क्योंकि वो मेरा फ़ैसला था। रोमा उनकी गिरफ्त में मचलते हुए बोली। यहया खान ने जूता उठाया और रोमा के मुंह पर दे मारा। रोमा के होठों से खून बहने लगा। मेरे से बगावत करोगी? मेरे फैसलों के खिलाफ जाओगी? अपने बाप की? यहया साहब उसके मुंह पर एक बार फिर जूता मारते हुए बोले। रोमा ज़मीन पर गिरी हुई थी, चेहरे पर जूतों के निशान, होठों से खून रिस रहा था। सकीना उसे समेटे हुए आगे बढ़ी, मगर रोमा ने कांपते हाथ से उसे रोका। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यहया खान ने तलवार की तरह आवाज़ बुलंद की। ले जाओ इसे, बंद कर दो इसे स्टोर में। अपने बाप से बगावत करने का यही अंजाम होता है। रोमा हाँफते हुए, आंखें आंसुओं से तर आहिस्ता आहिस्ता उठी। उसके पांव लरज रहे थे, लेकिन अल्फाज की बुनियाद पत्थर की दीवार जैसे मजबूत हो चुकी थी। आप कहते हैं आप बाप हैं? उसने कपकपाती आवाज़ में कहा। यहया खान ठटक कर रुका। आप पूछते हैं मैंने क्या किया? मैंने वही किया है जो आप करते आए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद किया है। आपको बर्दाश्त नहीं हुआ? यहया खान ने आगे बढ़ना चाहा, मगर रोमा की आवाज़ पहले बढ़ गई। नहीं, अब आप सुने। आपने हमारे लिए क्या किया है बाबा? उसकी आवाज़ में सिर्फ एक चीख नहीं थी, एक दहाइयों की दबी चीख थी जो दीवारों से टकरा रही थी। सारी ज़िंदगी माँ को मारा, उनके जिस्म पर निशान थे। मैंने बचपन में अपनी माँ को खून के साथ देखा है, और आप कहते हैं आप बाप हैं? माँ जबीन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो एक कदम पीछे हट गई। हमने बचपन में आपके कदमों की आहट से सहमना सीखा। माँ की चीखों से नींद टूटी है हमारी, और आपके इस सांप से शादी करके मैं भी अपनी माँ जैसी ज़िंदगी गुजारती। बहुत अच्छा किया तुमने मुझे छोड़ दिया। रोमा के लफ्ज़ अब बर्फ़ नहीं, अंगारे थे।
آپ نے ماما کو روتے دیکھا اور خود باہر مہمانوں کے ساتھ مسکراتے رہے۔ آپ نے ہمیں بند کمروں میں قید کیا اور خود زمانے میں باعزت کہلائے، اور آج جب میں نے نکاح کر کے اپنی زندگی کو محفوظ بنانا چاہے، آپ کو میری عزت غیرت لگنے لگی۔ آپ سے کہتی نکاح کرنا ہے تو جو آج کیا ہے میرے ساتھ وہ پہلے کرتے۔ یحییٰ خان کا چہرہ لال ہو چکا تھا، مٹھیاں بند تھیں، لیکن اب جیسے وقت اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ روما نے آخری ضرب لگائی۔ آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے بابا؟ خوف، زخم، یا وہ تربیت جس میں لڑکیاں صرف برداشت کرنا سیکھتی ہیں؟ اس کو لے کر دفع ہو جاؤ، یحییٰ صاحب نے کہتے ساتھ ہی ایک بار پھر اس کے چہرے پر جوتا مارا۔ روما نیم بے ہوش ہو چکی تھی، آنکھیں محفوظ تھیں، باقی پورا چہرہ نیلا ہو چکا تھا۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ سکینہ کی سسکیاں، مرا کے ہونٹوں پر کپ کپاہٹ، اور ماں جبی کی آنکھوں میں سالوں کی نمی، سب خاموش گواہ تھے۔ سکینہ، اسے لے جاؤ، بند کر دو اسے اسٹور روم میں جہاں روشنی کا گزر نہ ہو۔ سکینہ نے سہم کر روما کو گھسیٹا، وہ مسلسل کرہا رہی تھی۔ یحییٰ خان نے واپس موڑ کر موسیٰ کو دیکھا۔ طلاق کے کاغذات تیار کرو، اور اسماعیل، فردان کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ یحییٰ صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فردان کو ڈھونڈ کر قتل کر دیں۔ صحن کی نرم دھوپ میں ہلکی سی خنکی گھلی ہوئی تھی۔ درخت کے سائے میں بیٹھا فردان ایک ٹھنڈی سانس کے ساتھ موبائل اسکرین کو گھور رہا تھا۔ پیشانی پر الجھنیں کی شکنیں تھیں اور انگلیاں بار بار واٹس ایپ کی کھلی چیٹ کو اسکرول کر رہی تھی۔ روما کی آخری کال اچانک بند ہو گئی تھی اور اس کے بعد مکمل خاموشی۔ تبھی صحن کے دروازے پر سیام نمودار ہوا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور آنکھوں میں نیند کی خمار ابھی باقی تھی۔ اس نے فردان کو اس حالت میں دیکھ کر ٹھٹک کر قدم روکا، پھر ہلکا سا مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ اوئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ امی بلا رہی ہیں ناشتہ کرنے، چلو اٹھو۔ اس نے محبت سے فردان کی گردن کو ہلکے سے جھنجھوڑا۔ فردان چونکا، لیکن نظریں موبائل سے نہ ہٹی۔ اب چلے جائے بھائی، میں آتا ہوں۔ اس کی آواز میں گمبھیر خاموشی تھی۔ سیام کچھ لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف لکھی تھی، جیسے کسی نے دل میں کوئی بھانس چبھو دی ہو۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ، کچھ چھپاؤ مت۔ آج تم بہت اداس لگ رہے ہو۔ ایسے کبھی نہیں دیکھا۔ فردان نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، لیکن چہرے پر وہ مسکراہٹ آ نہیں سکی، آنکھیں بوجھل تھیں۔ نہیں بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، سیام نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر فردان نے آہستہ سے کہا، بھائی، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ اس کا نام روما ہے۔ ابھی اس کی کال آئی تھی لیکن اچانک بند ہو گئی۔ اس نے کبھی پہلے ایسا نہیں کیا۔ سیام کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی، وہ سنجیدہ ہو گیا۔ کب سے؟ 4 ماہ ہو گئے ہیں۔ فردان، سیام کا لہجہ بلند ہو گیا۔ 4 مہینے؟ تم ایک نامحرم لڑکی سے ریلیشن میں ہو، اتنا وقت ضائع کر دیا۔ تم دونوں کو امی سے بات کرنی چاہیے تھی، رشتہ لے کر جاتے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ بغیر نکاح کے تم باتیں کرتے ہو۔ فردان نے گہری سانس لی۔ نکاح میں ہے وہ میرے۔ خاموشی چھا گئی۔ سیام کی نظریں ساکت ہو گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ میں سچ بول رہا ہوں بھائی، 3 ماہ ہو گئے۔ چاچو کے انتقال کے 1 ہفتے بعد ہم نے نکاح کیا، اس کی رضامندی سے۔ سیام جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس نے فردان کے چہرے کو پرکھتی نظروں سے دیکھا۔ وہاں نہ مذاق تھا، نہ جھجک، صرف سچ۔ فردان، تم نے اتنی بڑی بات چھپائی؟ میں خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سیام نے گہرا سانس لیا، ہاتھ فردان کے کندھے پر رکھا۔ ویٹ کرو، وہ خود کانٹیکٹ کرے گی، اور پلیز امی کو سب کچھ بتاؤ۔ ابو کو تم جانتے ہو، ان سے چھپانا مسئلہ بن سکتا ہے۔ فردان نے سر ہلایا، آنکھیں موند لی۔ آپ جائیں، ناشتہ کریں، میں آتا ہوں۔ سیام اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر سر جھکا کر اندر کی طرف چلا گیا، دل میں فکر اور چہرے پر خاموشی کا گہرا سایہ لیے۔ کچن میں دھیمی آنچ پر چائے کا پانی ابل رہا تھا۔ فاطمہ خاموشی سے چمچ سے اسے پھینٹ رہی تھی۔ باہر سے آتی ہلکی سی ہوا کھڑکی کے پردے کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی، جیسے کوئی دھیرے سے کوئی راز سرگوشی کر رہا ہو۔ الشبہ بیگم دروازے سے داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر خستہ سی تھکن اور ذوق کی مدت کے بعد ایک عجیب سا وقار تھا۔ آج ان کی عدت ختم ہو چکی تھی
لیکن ان کی آنکھوں میں ابھی بھی دکھ کی نمی باقی تھی۔ فاطمہ، رقیہ باجی آئی تھی سامنے والے گھر سے، وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا، فاطمہ نے سادہ سا جواب دیا اور واپس چائے پینٹنے لگی، جیسے کچھ سننے کی خواہش ہی نہ ہو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کل رات ان کے بیٹے نے تمہیں گھر سے باہر جاتے دیکھا ہے۔ ان کے لفظ مکمل ہوئے ہی تھے کہ فاطمہ کے ہاتھ سے ڈونگا چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ دھات کی آواز کچن کی خاموشی میں گونج اٹھی، جیسے کسی راز نے خود کو ظاہر کر دیا ہو۔ الشبہ بیگم جھک کر ڈونگا اٹھانے لگی، لیکن ان کی نظریں فاطمہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ کہاں گئی تھی تم؟ ان کا لہجہ نرم تھا، مگر اندر ایک چبھن چھپی ہوئی تھی۔ فاطمہ کا رنگ فک ہو چکا تھا، پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، جیسے کوئی اندرونی طوفان اس کے سکون کو روند رہا ہو۔ آنکھوں کی پتلیاں بے ترتیب حرکت کر رہی تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ ماما، میں کہیں نہیں گئی تھی، کہاں جانا تھا مجھے؟ وہ رات کو کسی نے بیل بجائی تھی، میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ شاید وہ اسی وقت کی بات کر رہے ہوں گے۔ اس کی آواز میں خفیف سی کپکپاہٹ تھی، ہر لفظ جیسے بمشکل اس کے لبوں سے نکل رہا تھا۔ الشبہ بیگم نے ڈونگا سنک میں رکھا، پل بھر کو کچھ کہنے کے لیے رکی، لیکن خاموشی کو ترجیح دی۔ ان کے چہرے پر شک، فکر اور ایک ماں کی بے بسی لکھی ہوئی تھی۔ کچن کی فضا میں چائے کی خوشبو تھی، مگر اس کے ساتھ ایک ایسا سناٹا بھی شامل ہو چکا تھا جسے صرف ماں اور بیٹی کی خاموش نظریں ہی محسوس کر سکتی تھی۔ باب پنجم، خاموشی زیر ستم۔ اس کی پناہ لے کبھی، اس کی پناہ لے، کر لی نہ تو نے زندگی اپنی تباہ لے۔ اس کی پناہ لے کبھی، اس کی پناہ لے، کر لی نہ تو نے اپنی زندگی تباہ لے۔ اور ٹھہرا دیا نہ تجھ کو سب نے ہی گنہگار، اور ٹھہرا دیا نہ تجھ کو سب نے ہی گنہگار، لے اور اپنے سر تو سب کے گناہ لے۔ موسیٰ تیز قدموں سے اپنے دفتر میں داخل ہوا۔ آج الیکشن کی اہم میٹنگ تھی۔ جو ہی وہ لابی میں پہنچا، ایک نئی خبر نے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ شہ سوار کی پارٹی اب سعدیہ احمد کی قیادت میں تھی۔ یہ سنتے ہی جیسے اس کے شانے کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اس کے چہرے سے تناؤ کی پرچھائیاں دھیرے دھیرے چھٹنے لگیں۔ آ جاؤ۔ ابھی وہ کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سر وکیل صاحب آ گئے ہیں، بلال نے ادب سے اطلاع دی۔ اندر بھیج دو اور چائے بھی لے آنا، موسیٰ نے اطمینان سے کہا۔ بلال سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور ایک باوقار شخصیت اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم سر، آپ نے بلایا؟ وکیل صاحب نے بیٹھتے ہوئے رسمی لہجے میں کہا۔ جی، ایک ضروری کام تھا، اس لیے آپ کو زحمت دی۔ موسیٰ کا لہجہ نرم تھا، مگر پیشانی پر کچھ شکنیں ابھی جمی ہوئی تھی۔ فرمائیے، وکیل صاحب نے چائے کی پہلی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ طلاق نامہ بنوانا ہے۔ چائے حلق میں پھنس گئی۔ وکیل صاحب نے ہچکچاتے ہوئے بات دہرائی۔ طلاق نامہ؟ موسیٰ کی آنکھوں میں طنز کی چمک ابھری۔ کیا ہو گیا ایڈوکیٹ صاحب؟ طلاق نامہ بنوانا ہے، آئین نہیں جو آپ اتنے حیران ہو رہے ہیں۔ جی سر، بن جائے گا۔ وکیل صاحب نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ آج شام تک مکمل ہو جانا چاہیے، بن جائے تو میرے پی اے کو اطلاع دے دینا۔ موسیٰ کا لہجہ حتمی تھا۔ جی بہتر، اب اجازت دیجیے۔ وکیل صاحب سلام کرتے ہوئے اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ موسیٰ نے گھڑی پر نظریں ڈالی۔ میٹنگ شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ موبائل کی بیل بجی۔ دفتر میں وہ عموماً فون ریسیو نہیں کرتا تھا، مگر یہ کال اس کی بیوی کی تھی، وہ کیسے انکار کرتا؟ ہیلو جی، کیسی ہیں آپ؟ موسیٰ نے مسکراتے ہوئے فون کان سے لگایا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ فاطمہ نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ کیب میں بیٹھی گھر جا رہی تھی، دل چاہا بات کہہ لے۔ میں بالکل ٹھیک ہنی، تم سناؤ؟ موسیٰ نے گھڑی کی سوئیوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ ہنی مت کہا کریں، کیسا نام ہے؟ فاطمہ نے برا سا منہ بنایا۔ تم پر یہی سوٹ کرتا ہے، دیکھنے کا انداز شہد جیسا، بولنے کا انداز زہر جیسا۔ موسیٰ کی آواز میں شرارت تھی۔ مسٹر موسیٰ، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ذرا صاف صاف بولیے۔ فاطمہ کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ بیوی، میں تو غلام ہوں، تم جو کہو، میں نے کیا کہنا ہے؟ اس کا لہجہ گہرا اور سچا تھا۔ فاطمہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اس کو اچھا لگتا تھا جب موسیٰ یوں اس کے سامنے جھک جاتا۔ میری زبان بھی میری طرح میٹھی ہے، فاطمہ نے
चिढ़ाने के अंदाज में कहा। बस यार, तुम्हारी बात सुनकर वो दिन याद आ गया। मूसा लम्हे भर को खामोश हो गया। कौन सा दिन? फातिमा चौंकी। जिस दिन तुमने मेरा इंटरव्यू लिया था। दिल कर रहा था तुम्हारे मुंह पर पानी फेंक दूं। क्या? वो क्यों? फातिमा को हैरत हुई। ताकि तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाए, मूसा ने कहा लगाया। वेरी फनी, तो फेंक देते, रोका किसने था? फातिमा दांत पीसते हुए बोली। फिर भी मैं हार गया क्योंकि मूसा ने वक्फा लिया। तुम मेकअप के बगैर ज़्यादा हसीन लगती हो। ये जुमला था या तीर? फातिमा के गालों का रंग गुलाबी से अनारी हो गया। अगर ऐसे ही शर्माती रही तो वो दिन दूर नहीं जब तुम टमाटर बन जाओगी, मूसा उसकी खामोशी पर बोला। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी छा गई। मैं नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, गलत फहमी आपकी। उसकी नज़रें बचाते हुए आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा सच में सुर्ख हो चुका था। बीवी, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। चलो अब मीटिंग का वक्त हो गया है, रात में बात करते हैं, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, मूसा ने नरमी से कहा। फातिमा ने एक पल को मोबाइल की स्क्रीन को देखा, जैसे उसकी गरमाई हुई सांसें अब सर्द हवा में तहलील हो रही हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह हाफिज़, और कॉल काट दी। सुबह की धीमी रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, मगर रईसा की नज़रें अभी भी स्त्री पर जमी थी। वो बार बार स्काई ब्लू शर्ट पर हाथ फेरती, जैसे उसमें कोई शिकन रह न जाए। आज कंपनी की तरफ से लंच था, जहाँ सब मुलाजिमीन के साथ उनकी बीवियों को भी बुलाया गया था। रईसा को ख़ास एहतमाम करना था। रईसा यार, जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे, श्याम ने कमरे में आते ही थोड़ा सा झुंझला कर कहा, मगर लहजा अब भी नर्म था। बस हो गए हैं, रईसा ने प्यार से उसे प्लेन स्काई ब्लू शर्ट पकड़ाते हुए कहा, जो उसकी खुद की फ्रॉक से मैच करती थी। हल्की एम्ब्रॉयडरी वाली खूबसूरत शॉर्ट फ्रॉक थी। श्याम वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था कि एकदम रुका। रईसा, अम्मी कहाँ हैं? नीचे तो नज़र नहीं आई। रईसा ने नज़रें कपड़ों से हटाई। फरदान के साथ अलिशबा आंटी की तरफ गई हैं, बस आती होंगी। श्याम सर हिलाता बाथरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो रईसा का दिल एक लम्हे को साकित हुआ। वो चुपचाप खड़ी हो गई और उसकी आंखें उस दरवाजे को तकने लगी जहाँ वो गया था। 5 महीने, सिर्फ 5 महीने में ज़िंदगी का मतलब बदल गया था। ये घर छोटा था, सादा था, लेकिन यहाँ दिलों में वुसअत थी। वो महंगे होटलों में डिनर नहीं कराता था, लेकिन उनके छोटे से किचन में मोहब्बत हमेशा गर्म रहती थी। श्याम खुद सस्ते कपड़े पहन लेता, मगर रईसा के लिए मॉल से शॉपिंग करता। यही वो चीज़ें थीं जिन्होंने रईसा के दिल को कैद कर लिया था। उसकी सोचों का सिलसिला श्याम के वापस आने से टूटा, जो हाथों में तौलिया लिए बाल सुखा रहा था। क्या सोच रही हो? उसने चौंक कर रईसा को खुद में गुम पाया। अपनी ज़िंदगी के बारे में। रईसा की आवाज़ में गहरा सुकून था। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो जज्बात छुपाती। वो मोहब्बत करती थी तो पूरे दिल से, नफ़रत करती तो सच्चाई से। तो फिर क्या नतीजा निकाला तुमने अपनी ज़िंदगी का? श्याम तौलिए से बाल खुश्क करते हुए बोला, यही कि आपके बगैर सब अधूरा है। आप हैं तो सब कुछ है। रईसा चंद कदम चलकर उसके करीब आई, नरमी से उसका दायां हाथ थामा, जैसे किसी मुकद्दस शय को छू रही हो। फिर उसके हाथ को लबों से लगाकर बोली। श्याम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। यह मंजर उसके लिए नया नहीं था, लेकिन हर बार वो उसे नए रंगों में जकड़ लेती थी। रईसा उसका हाथ चूमती थी तो वो लड़की नहीं लगती थी, वो किसी सदियों पुरानी दुआ की मानिंद लगती थी। अगर तुम मेरा राइट हैंड ही चूमती रहोगी तो मेरा लेफ्ट हैंड माइंड कर जाएगा। यकीन करो, ये भी मेरा ही हाथ है, रईसा ने कहा लगाया दिल खोल के। अब नहीं करेगा माइंड, प्रॉमिस, वो बोली और फौरन उसका बायां हाथ भी चूम लिया। श्याम हंसा। उसकी हंसी में फ़ख्र था, मोहब्बत थी और शुक्रगुजारी भी। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन मजबूरी हो रईसा, उसने उसको नरमी से खुद के करीब करते हुए कहा। रईसा ने नज़रें उसकी आंखों में गाड़ दी। मजबूरी मतलब? अगर बाबा मजबूर ना करते तो शायद हम कभी न मिलते, लेकिन अब तुम्हें देखकर यकीन आता है कि कभी कभी मजबूरियाँ भी हसीन हो जाती हैं। ये कहते हुए उसने आहिस्तगी से रईसा का गाल छू लिया। रईसा की हंसी इस बार शरारत से नहीं, शुक्र से लबरेज थी। चलो अब तैयार हो जाओ, मैं बहुत पंक्चुअल आदमी हूँ। श्याम ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ। जी जानती हूँ, रईसा ने नरमी से कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसके कदमों की चाप में आज सुकून की झनकार थी।
लाइट गोल्डन फानूस की रोशनी में सजा वो हॉल किसी शाही दावत की तस्वीर पेश कर रहा था। लॉन में सफ़ेद मेज़ों पर नीले फूलों की सजावट, हल्की मौसीकी और चेहरे पर मुस्कुराहटें, मगर उन सब के बीच श्याम की नज़रें सिर्फ एक चेहरे पर ठहरी थी, रईसा। वो उस नीले फ्रॉक में किसी कहानी की हीरोइन लग रही थी, वही फ्रॉक जो उसने सुबह तैयार की थी। श्याम ने खुद को खुशकिस्मत ही महसूस किया, जैसे किस्मत ने उसे किसी और ही दुनिया का तोहफा दिया हो। सब देख रहे हैं आपको, रईसा ने नरमी से कहा। क्योंकि मेरे साथ जो है वो देखने के काबिल है, श्याम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी वो दोनों अपनी मेज़ की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि एक शनासा आवाज़ फिजा में गूंजी, रईसा। रईसा का वजूद लम्हे भर को साकित हो गया। श्याम ने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा। वो पलक झपकना भूल गई थी। आहिस्ता से उसने गर्दन मोड़ कर देखा। सामने फरहाद खड़ा था, वही फरहाद, रईसा का माजी। सफ़ेद शर्ट, ब्राउन कोट और वही खुद पसंद नज़रों का जाविया। फरहाद, रईसा की आवाज़ मध्यम थी, जैसे हवा में घुल गई हो। वाह, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, और तुम अब भी वैसी ही लग रही हो, बस थोड़ी खामोश हो गई हो शायद, फरहाद ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। श्याम फौरन दरमियान में आया। श्याम पहचान गया था। ये मेरी बीवी है, और आप? फरहाद ने हुंकारा भरा। ओह, अब ये आपकी बीवी हैं? दिल तो मेरा भी इसी खुशफहमी में था कुछ वक्त। खैर, मैं फरहाद हूँ, मुझे तो तुम जानते होगे, रईसा का माजी। श्याम की आंखों में हैरत से ज़्यादा सख्ती उभरी। माजी हमेशा माजी ही रहता है, उससे चिमटे रहना अच्छा नहीं। फरहाद की मुस्कुराहट जहर खंड में बदल गई। बात सिर्फ चिमटने की नहीं है श्याम साहब। अगर आप जान लें कि आपकी बीवी कुछ वक्त पहले तक किस दरवाजे पर थी, तो शायद ये लहजा बदल जाए। रईसा ने झटके से उसकी तरफ देखा। फरहाद, चुप रहो। नहीं रईसा, अब बात हो ही गई है तो मुकम्मल हो। फरहाद का लहजा तेज हो चुका था। मेहमानों की नज़रें अब उस तरफ उठने लगी थी। जब तुमने श्याम का घर छोड़ा था तो मेरे दरवाजे पर आई थी, याद है? मैंने भी तुम्हें निकाल दिया था। खामोशी। हॉल में मौसीकी बंद हो चुकी थी, या शायद श्याम के कानों में कुछ सुनाई देना बंद हो गया था। रईसा की सांसें जैसे रुक गई, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, पर अल्फाज साथ छोड़ चुके थे। श्याम का चेहरा पत्थर हो चुका था, आंखों में दुख, बेयकीनी और गुस्से की मिली जुली परछाइयाँ थीं। क्या ये सच है? उसकी आवाज़ दबी हुई थी, मगर उसके नीचे लावा दहक रहा था। श्याम, मैं घर चलकर सब बताती हूँ, प्लीज़। रईसा नहीं चाहती थी मज़ीद तमाशा हो। अरे, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो श्याम साहब को लेकर? तुम्हें इसके एक और बॉयफ्रेंड से मिलवाऊँ, उसने अचानक आवाज़ दी। शाजिर, इधर आना ज़रा। तकरीबन सबकी नज़रें उस तरफ उठ गईं। एक लंबा खुश लिबास नौजवान हुजूम चीरता हुआ करीब आया। चेहरे पर वही पुराना गुरूर, आंखों में पहचान की चमक। ये है शाजिर, फरहाद ने तमाशा मुकम्मल करने के अंदाज में कहा, जिसके साथ रईसा 3 महीने रही थी। बड़ी खूबसूरत जोड़ी थी इनकी, बट फिर रईसा को मैं पसंद आ गया। एकदम सन्नाटा छा गया, हंसी मौसीकी सब दब गई, जैसे किसी ने तेज धार खंजर से फिजा का सीना चाक कर दिया हो। श्याम की आंखें रईसा पर जम गई। वो चुप थी, आंखें नीचे, सांसें रुकी हुई। एक्सक्यूज़ मी, श्याम ने सर्द लहजे में कहा, और रईसा का हाथ पकड़कर उसे तकरीबन घसीटते हुए बाहर ले गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नावल को यहीं स्टॉप करते हैं। मूसा शेर खान बहुत ही बुरा है, बहुत ज़्यादा ही बुरा है। अपने अलावा उसे किसी का अच्छा नहीं करना, सबका बुरा बुरा ही करना है। और क्या बुरा फंसा दिया उसने रोमा को। और रोमा जो इतनी सीधी सादी, शरीफ और मासूम थी, क्या डेयरिंग निकली है। क्या जवाब पर जवाब दिए उसने। ठीक है, हम मिलते हैं कल आगे के नावल के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, टाटा बाय।